नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद्यार्थी में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं 11 अप्रैल 2023 का नेशनल और इंटरनेशनल जितने भी आपके इश्यू हुए हैं कल, उसका जो भी आपके करंट अफेयर के अकॉर्डिंग रिलीवेंट चीज़ है वो सारी की सारी आपके सामने लेकर आ चुके हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम सीधा चर्चा पे आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं मैं कि आप भैया इसकी पीडीएफ जाके ले लीजिए। पीडीएफ मिलेगी आपके टेलीग्राम चैनल पर, आपके का मतलब हमारे टेलीग्राम चैनल पर। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों IAS RAS विद RJ। इस वाले चैनल को आप जाके सर्च करें और वहाँ जाकर आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको डेली ब्रांड न्यू हैंड रिटन पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो आप लिखने में टाइम ख़राब ना करें, अपनी पढ़ाई करें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि आज का अपना पहला न्यूज आर्टिकल क्या है। तो हमारा पहला न्यूज आर्टिकल है वो है जोजिला टनल। देखो दोस्तों, जोजिला टनल इसीलिए एक तो चर्चा में चल रही है क्योंकि एक तो पूरा आपका लद्दाख ही चर्चा के अंदर है चाइना को लेकर, ठीक। और उस पर भी जोजिला जो टनल है उसका काम इतनी स्पीड में चलाया जा रहा है क्योंकि जोजिला जो सुरंग है वो जो हमारा गंदरबल है ना, गांदरबल, और एक द्रास सेक्टर है, गंदरबल और द्रास सेक्टर कारगिल का जो लद्दाख से जुड़ता है, इसके बीच में जो दूरी है उसको लगभग 3 घंटे कम कर देगी। मतलब पहले जो हम 3.5 घंटे में दूरी तय करते थे उसको अब हम आधा घंटे में कर पाएंगे। ठीक है, गंदरबाल से, कश्मीर से आपको द्रास सेक्टर कारगिल तक पहुंचने में पहले जो 3.5-4 घंटे लगते थे, अब वो आपको केवल 20 मिनट या 25 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि ऑल्ड वेदर टनल होगी, मतलब चाहे कोई सा भी मौसम हो ये टनल खुली ही रहेगी। ओके, तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि इस टनल के बारे में और इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है। तो दोस्तों ये एशिया की सबसे लंबी सुरंग है। क्या है? एशिया की सबसे लंबी सुरंग है, मतलब इसके बराबर लंबी दूसरी कोई सुरंग नहीं है पूरे एशिया के अंदर। इसकी लंबाई कितनी है फिर, जब सबसे लंबी है तो इसकी लंबाई है 13.14 किलोमीटर। 13.14 का मतलब ये है आपका कि 13 किलोमीटर 140 मीटर। ठीक है, इसका मतलब है 13.40 किलोमीटर। यह गांदरबल, कश्मीर में एक जगह है गांदरबल, उसको द्रास सेक्टर से जोड़ेगी, कारगिल के से, द्रास सेक्टर से। ठीक है, देखो दोस्तों आपने एक चीज़ देखी होगी, जब से कारगिल वॉर हुआ है तब से जो हमारे टनल्स हैं उनका काम है वो बहुत 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 हाई लेवल पर चल रहा है, क्योंकि उन टनल्स की कमी हमें उस युद्ध के अंदर देखने को मिली थी, बहुत खली थी। अगर ये टनल्स पहले हमारे पास मौजूद होती तो हमें पाकिस्तान को वहाँ से खदेड़ने में इतना समय नहीं लगता। ठीक है, यह जो है, जो सुरंग है, ये है 7.57 मीटर ऊंची होगी। 7.57 मीटर ऊंची का मतलब ये नहीं है कि समुद्र तल से ऊंची होगी, इसका मतलब ये है जो इसका होल होगा उसकी जो मैक्सिमम जो ऊंचाई होगी वो 7.57 मीटर होगी, मतलब 7 मीटर और 57 सेंटीमीटर। ठीक है, घोड़े की नाल के आकार की सिंगल ट्यूब किसकी होगी? ये घोड़े की नाल की आकार की होगी। घोड़े की जो नाल देखी है आपने, जो पैर में ठुकी रहती है, उसके नाल के आकार की होगी। ये कैसी होगी? सिंगल ट्यूब होगी, मतलब इसके अंदर एक ही ट्यूब होगी। आपने जयपुर वाली टनल देखी होगी, उसमें 2 ट्यूब हैं, इसमें क्या है? सिंगल ट्यूब होगी। ठीक है, ये 2 दिशात्मक होगी। भाई दोनों दिशाओं की तरफ से तो रखनी पड़ेगी खुली, आपको एक दिशा की तरफ से थोड़ी ना चलता है आपका ट्रैफिक। ठीक, ये जोजिला दर्रे से निकलेगी, जोजिला पास से होकर निकलेगी, तो इसलिए इसका नाम क्या है? जोजिला टनल है। इस विशेष परियोजना में एक स्मार्ट टनल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब ये जो टनल बनाई जा रही है वो स्मार्ट टनल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके बनाई जा रही है। मतलब इस पर पर्यवेक्षी नियंत्रण होगा। मतलब पर्यवेक्षी का मतलब ये है कि इस टनल के अंदर क्या चल रहा है उस पर निगरानी रखी जा सकेगी। ऐसा नहीं है कि टनल के अंदर घुसे और बाहर निकलने तो पता ही नहीं टनल के अंदर क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है। डाटा अधिग्रहण प्रणाली होगी, मतलब कौन कौन निकला, कब कब निकला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पूरा का पूरा डाटा सेव रहेगा। ठीक है, इस टनल के बारे में पूरी की पूरी एक एक जानकारी रहेगी ऊपर वालों को। इसलिए कैसी है ये स्मार्ट टनल है। ठीक, इसका जो निर्माण किया गया है दोस्तों वो न्यू ऑस्ट्रियन टनल मेथड के द्वारा किया गया है। इस वाले मेथड को एक बार अपन देख लेंगे। वैसे तो आप सब जानते हैं, आपने चारों तरफ देखा है, लेकिन जब ये नाम आ जाएगा तो आप टेंशन में आ जाओ कि न्यू ऑस्ट्रिया नहीं, ऑस्ट्रिया, जो कि यूरोप के अंदर स्थित है। न्यू ऑस्ट्रिया टनल जो टनलिंग मेथड है वो क्या है, आपसे RS में पूछ लिया, आपसे IAS में पूछ लिया शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आप नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए एक बार समझ लो। देखो दोस्तों, इसमें होता क्या है कि ये जो टनल है वो जो सॉफ्ट मिट्टी होती है ना, ये वाला जो मेथड है वो सॉफ्ट मिट्टी में यूज में लिया जाता है ज़्यादातर। वैसे तो अब हर जगह यही मेथड यूज में लिया जा रहा है क्योंकि ये बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन ये सॉफ्ट मिट्टी हो चाहे कैसी भी मिट्टी हो, मतलब सब में काम कर जाता है।
तो इसमें होता क्या है, इसमें क्या क्या किया जाता है, जैसे टनल की खुदाई हुई तो टनल की खुदाई होते ही टनल के नीचे एक अस्तर लगा दिया जाएगा, सरियों का जाल बना के एक अस्तर लगा दिया जाएगा, ठीक है। उस अस्तर के नीचे क्या होगा, उस अस्तर के नीचे स्टील की पसलियां टाइप लगा दी जाएंगी, क्या लगा दी जाएंगी, पसलियां टाइप लगा दी जाएंगी, और फिर उस पर क्या कर दिया जाएगा, कंक्रीट कर दी जाएगी। तो अब चाहे मिट्टी कमजोर हो चाहे मिट्टी मजबूत हो, मतलब वहां की मिट्टी चाहे कैसी भी हो, लेकिन ये टनल आपकी सेफ हो गई, हमेशा खुली रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, क्योंकि नीचे आपने एक ऐसा मजबूत अस्तर लगा दिया कंक्रीट का बना के, जिससे ये टनल क्या हो जाएगी, सेफ हो जाएगी। तो यही न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड है। आजकल सारी की सारी जो टनल हैं वो इसी मेथड पर बनाई जा रही है। जैसे आप देखोगे, आप जैसे ही जयपुर वाली जो टनल है आप लोगों ने ज़्यादातर ने देखी होगी, तो जैसे आप घुसते हो तो आप देखते हो कि पहाड़ों को कवर करने के लिए जाल बना के जाल लगा रखे हैं लोहे के, और उसके ऊपर क्या कर रखा है, थोड़ी थोड़ी कंक्रीट लगा रखी है। यही जो ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड है वो यही है, ठीक है। यह सुरंग सीसीटीवी, रेडियो कंट्रोल, निर्बाध बिजली आपूर्ति और वायु संचार जैसी आवश्यक सुविधाओं से लैस रहेगी। ये तो आधुनिक समय की जरूरतें हैं, इनके बिना तो आप किसी भी चीज़ की आप सोच ही नहीं सकते किसी चीज़ के बारे में। यह सुरंग क्या है, कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच में प्रत्येक मौसम में संपर्क रखेगी। ओके, अब अपन देख लेते हैं दोस्तों, जोजिला टनल के अलावा अपने कौन कौन सी और टनल हैं कश्मीर के अंदर जो अपने लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये वाली टनल किस किस सेक्टर को जोड़ती है, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं, अपनी पहली टनल आती है जोजिला टनल के अलावा जो आती है वो आती है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। कौन सी आती है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, ठीक है, जिसका नाम पहले क्या था, चेनानी नासरी सुरंग। पहले इसका नाम क्या था, चेनानी नासरी सुरंग, जिसका नाम अब क्या कर दिया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, ठीक है। ये गवर्नमेंट जो है वो नाम बदलने में तो एक्सपर्ट है, किसी का नाम कुछ भी कर सकती है। जम्मू कश्मीर में उधमपुर और रामबन के मध्य में स्थित है। ये किस किस के बीच में, जम्मू कश्मीर के उधमपुर और रामबन के बीच में। अब अगली आपकी बनिहाल कालीगुंड सुरंग, कौन सी, बनिहाल कालीगुंड। ये बनिहाल को कालीगुंड से जोड़ेगी, काजीगुंड, कालीगुंड नहीं सॉरी, काजीगुंड, ठीक है। जम्मू कश्मीर में पीर पांजाल रेंज के अंदर, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कौन सी रेंज के अंदर पड़ती है, तो पीर पांजाल रेंज के अंदर है। ये आपके बनिहाल को काजीगुंड से जोड़ती है, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब हमारी अगला जो है वो है आपकी जवाहर सुरंग। कौन सी है, जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर जवाहर सुरंग। ये जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ती है। ये इससे सबसे पहले की शायद यही वाली सुरंग है, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों ना। ये किसको जोड़ती है, श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से। तब ये बनी थी, तब NH1 पर बनी थी, NH1A पर बनी थी, और अब कौन से पे है, NH44 पे। कौन से पे है, NH44 पे। तो इसको थोड़ा सा याद रख लेना आप, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब चलते हैं थोड़ा और आगे। अब अगली जो सुरंग आती है वो आती है आपकी नंदिनी सुरंग। कौन सी, नंदिनी। यह 4 सुरंगों की श्रृंखला है, ये कोई एक सुरंग नहीं है, ये सुरंग है, इसके सामने लिखा है नंदिनी सुरंग है। ये 4 सुरंगों की श्रृंखला है जो जम्मू से श्रीनगर के बीच में, ठीक है। यहाँ पर नंदिनी वन्यजीव अभ्यारण्य भी स्थित है। यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है ये। आपसे कोई एक जगह दे के पूछ लेगा, कोई एक इस तरह का स्टेटमेंट दे देगा, फिर पूछ लेगा आपसे कि वहाँ पर कौन सा अभ्यारण्य जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कौन सा अभ्यारण्य है। अब आपसे दे देगा स्टेटमेंट के अंदर, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर एक नंदिनी सुरंग है, और जो कि जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ती है, ये एक सुरंगों की श्रृंखला है, यहाँ पाए जाने। तो पूछ लेगा आपसे यहाँ पर कौन सा अभ्यारण्य स्थित है। अब आपसे जिला राज्य नहीं देगा, अब आपको क्या दे दिया, एक लोकेशन दे दिया और वहाँ पर वन्यजीव अभ्यारण्य पूछ लेगा। इस तरह से पूछ सकता है यूपीएससी, और पूछता रहता है यूपीएससी। पीर पांजाल रेलवे सुरंग के बारे में अपन जान लेते हैं दोस्तों। पीर पांजाल रेलवे सुरंग क्या है, तो दोस्तों ये पीर पांजाल रेलवे सुरंग जो है वो काजीगुंड को बारामूला से जोड़ती है। किससे जोड़ती है, बारामूला से, ठीक है। बारामूला के बाद पाकिस्तान शुरू हो जाता है इधर। ये किसकी जोड़ती है, काजीगुंड को बारामूला से जोड़ती है, ठीक है। पीर पांजाल श्रेणी में है, कौन सी में है, पीर पांजाल श्रेणी में है। ये उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला जो रेलवे लिंक है उसका हिस्सा है। मतलब ये किस तरह की टनल है, रेलवे टनल है। ये क्या है, ये भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। मैंने आपको बताया था कि ये बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है। मतलब ये कैसी टनल है, रेलवे टनल है। पीर पांजाल जो सुरंग है वो कैसी है, रेलवे टनल है, ठीक है। जेड मोड सुरंग, ये कहाँ है, ये गगनगीर को, कौन सा, गगनगीर को सोनमर्ग से जोड़ती है। ये भी कहाँ है, जम्मू कश्मीर के अंदर है, ठीक है। कौन सी, जेड मोड। आपसे एक तरफ सुरंगें दे देगा, एक तरफ से राज्य की अवस्थिति दे देगा, फंस जाओगे। इसी तरह से लोग फंस जाते हैं। यूपीएससी बहुत मतलब छोटी छोटी चीज़ों को घुमाता है, वो आपको कंफ्यूज करता है। वो सब आपसे पूछता है कि जो आपने पढ़ाई क्या आप उसमें क्लियर हैं या फिर भी कंफ्यूजन है आपके, ठीक है। ये जो चटरला सुरंग जो है वो कठुआ और डोडा जिलों को क्या करती है, कहाँ से जोड़ती है, ये जोड़ती है बसोहली और बानी से। भैया इनके नाम थोड़ा सा याद रख लेना,
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपके एग्जाम के अंदर 1-2 प्रश्न यहाँ से मिलता ही मिलता है, और इतना बड़ा लंबा चौड़ा इसका डॉक्यूमेंट नहीं है कि आपको याद रखने में कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम है। छोटे छोटे डॉक्यूमेंट है, इनको आप आराम से याद रख सकते हो। ठीक है, अगला देख लेते हैं अपन। अगला न्यूज आर्टिकल क्या है अपना? तो अगला न्यूज आर्टिकल है अपना टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम। सबसे पहले हम इसको आराम से इसके नाम को तोड़ेंगे, फिर आपको धीरे धीरे समझाएंगे। ठीक है, टचलेस मतलब आपको छूना नहीं है, किसी चीज़ को टच नहीं करना है, जाके आपको फिजिकली नहीं किसी चीज़ को करना है। बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक आप जानते हैं, बायोमेट्रिक का मतलब होता है जैसे आप अंगूठा लगा देते हो, आँख की पुतली रेटिना स्कैन हो जाती है, तो ये सब क्या होता है, ये बायोमेट्रिक पहचाने होती है, जैसे फिंगरप्रिंट की, रेटिना वगैरह की। कैप्चर सिस्टम मतलब आपके फिंगरप्रिंट को बिना टच किए कैप्चर करने वाला सिस्टम। अब आप बोलोगे सर ये कैसे संभव है, हम जब किसी चीज़ को टच ही नहीं करेंगे तो फिंगरप्रिंट कैसे आएगा, और जब बिना टच करे ही फिंगरप्रिंट आ जाएगा तो ऐसे तो हमें कोई भी फंसा देगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। देखो दोस्तों, इसमें क्या है, जैसे आप किसी ऑफिस में आपके फिंगरप्रिंट की ज़रूरत है, ठीक है, मान लो वो ऑफिस है दिल्ली के अंदर और आप रह रहे हो अभी मान लो मुंबई के अंदर, और आपके फिंगरप्रिंट की ज़रूरत है आपके दिल्ली के अंदर, तो आपको फिंगरप्रिंट देने के लिए दिल्ली तक आना ही पड़ेगा। कोई चारा है आपके पास? कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन अब क्या है, जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है, उदय बोलते हैं जिसको, UIDAI बोलते हैं, ठीक है, वो क्या है, IIT बॉम्बे के साथ मिलकर क्या कर रहा है, एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर रहा है कि आप अपने मोबाइल पर ही फिंगरप्रिंट देंगे और वो फिंगरप्रिंट कहाँ पहुँच जाएगा, आपके जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, कभी भी कहीं भी आप कहीं भी किसी भी जगह के लिए बायोमेट्रिक पहचान को अपने को पहुंचा सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपने एक बार अपलोड करके रखा है बायोमेट्रिक पहचान को अपनी को सॉफ्ट डॉक्यूमेंट के अंदर, वहीं से यूज हो रही है, तो ऐसा नहीं होगा। जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप लाइव वहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ एग्जाम की बातें हैं, टेक्निकल बातें हैं, उनको जान लेते हैं। आपकी समझ में तो आ गया होगा हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एक संस्था आप जानते हो, इसका नाम आपने बहुत बार सुन रखा है। आधार जो है वो इसी संस्था की देन है, इसी के अंडर काम करता है। ठीक है, आधार जो कार्ड जो है वो यही है। ठीक है, IIT बॉम्बे की संयुक्त पहल है, मतलब UIDAI और IIT बॉम्बे ये दोनों संयुक्त रूप से क्या कर रहे हैं, इस पहल का जो क्रियान्वयन है वो कर रहे हैं। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अभी मैंने बताया था आपको, कहीं भी कभी भी आसान उपयोग के लिए मजबूत टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम। मजबूत इसलिए कि आपने कहीं स्कैन करके भेजा और आपने कहीं से अपने फिंगरप्रिंट या बायोमेट्रिक पहचान भेजी, पता लगा बीच से बीच वो गायब हो गई, उड़ गई, इस तरह से नहीं। मजबूत है मतलब पूरी सिक्योरिटी, आप उस पर भरोसा कर सकते हो। इसके अंतर्गत क्या है, लाइवनेस मॉडल के साथ फिंगरप्रिंट के लिए भी मोबाइल कैप्चर सिस्टम विकसित किया जा रहा है। ठीक है, क्या लाइवनेस मॉडल के साथ में फिंगरप्रिंट के लिए, मतलब आप मुंबई से दिल्ली फिंगरप्रिंट दे सकते हो, आपको फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। टचलेस सिस्टम है, बिना टच किए आप फिंगरप्रिंट पहुंच जाएंगे वहां पर। ठीक है, अब अपन थोड़ा और आगे चलते हैं दोस्तों। एक बार में ये उंगलियों के कई निशान लेगा, मतलब जैसे आपने उंगलियां लगा दी तो फिर वो आपसे लेगा, लेफ्ट में लगाओ, राइट में लगाओ, फ्रंट में सीधे लगाओ, उल्टे लगाओ, मतलब कई तरह से लेगा। ठीक है, अधिक क्लियरिटी आएगी। ऐसा नहीं है कि एक बार लग गया। कभी कभी क्या होता है, एक विशेष एंगल पर कई लोगों की, मान लो 2 लोगों की फिंगरप्रिंट मिल जाते हैं, लेकिन क्या है, जब पूरा का पूरा स्कैन होके जाएगा तो अगर 0.1% भी दोनों के अलग अलग हुए तो क्लियर पता लग जाएगी कि भाई इसके फिंगरप्रिंट अलग हैं। आप बोलोगे सर फिंगरप्रिंट तो हमेशा ही अलग होते हैं, नहीं होते मेरे भाई, नहीं होते। सब लोगों के एकदम अलग नहीं होते, कई लोगों के मैच भी करते हैं, मिलते भी हैं। और जब उम्र बढ़ जाती है ना, तो जो माइनर हमारे जो बीच में जो डिफरेंस होता है वो घिस के मिट जाता है, पता नहीं चलता किसके फिंगरप्रिंट है। ठीक है, तो इसके एक बार लागू होने पर आधार इकोसिस्टम में उपलब्ध मौजूदा सुविधाओं में वृद्धि होगी। जो आधार इकोसिस्टम है ना, जो अपना आधार के अंदर जो अपन सबके पास होगा आधार कार्ड, तो ठीक है, तो जो आधार इकोसिस्टम है उसमें क्या है, मौजूदा सुविधाएं और उसमें और ज़्यादा वृद्धि होगी। आप बोलोगे सर उससे क्या सुविधा है? सुविधाएं बहुत सारी हैं भैया। हो सकता है धीरे धीरे आधार को आपकी नागरिकता का कार्ड भी बना दिया जाए। मेरी बात याद रखना, नागरिकता का कार्ड, हाँ मैं सही कह रहा हूँ, आप सही सुन रहे हो। ठीक है, तो UIDAI के बारे में अपन जान लेते हैं। अपने वैसे पहले भी बहुत कई बार चर्चा कर रखी है, पढ़ चुके हैं अपन, लेकिन UIDAI के बारे में एक बार जान लेते हैं। और उसके बाद एक संस्था या केंद्र का नाम है, उसको अपन जानेंगे। हालांकि उसकी यहाँ चर्चा नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा एक बार चर्चा करने में क्या बुराई है। ठीक, तो दोस्तों UIDAI जो है उसकी स्थापना आधार अधिनियम 2016 के अंतर की गई थी। कौन से की? आधार अधिनियम 2016। ठीक है, वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ, सेवाएं और लक्षित निवारण विवरण जो है उसके अंतर्गत की गई थी। अधिनियम का नाम है, इसमें कुछ नहीं है, नाम आपको याद रखना है। कुछ याद ना रहे तो आप ये रख लेना, आधार अधिनियम 2016 बस।
ठीक है, बाकी ये सारी तो बातें लिखी जाती रहती है सरकारी डॉक्यूमेंट में, इनका कोई मतलब नहीं है। ये किस तरह का निकाय है दोस्तों? ये सांविधिक निकाय है, मतलब संसद के एक सत्र के, जो संसद है उसने कानून के द्वारा बनाया था। दोस्तों इसका जो मंत्रालय है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। कौन सा मंत्रालय है? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसकी स्थापना भारत के सभी नागरिकों को आधार नाम से एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने हेतु की गई थी, जिससे दोहरी और फर्जी पहचान है उसको समाप्त किया जा सके, आसानी से किफ़ायती लागत से इसको प्रमाणित किया जा सके। अब आप देखते हो कि कहीं पर भी आप जाओ आपको आधार दिखाना पड़ता है, आधार देना पड़ता है। जो आपका जो आधार है वो क्या करता है? वो आपकी एक विशिष्ट पहचान है। तो UIDAI जो है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसका काम क्या है? विशिष्ट पहचान करना आपकी, मतलब विशिष्ट पहचान को क्या बोला है, एक आधार आपका जो नंबर होता है वो आपकी विशिष्ट पहचान ही होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का जो नंबर है वो एकदम अलग होता है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब अपन चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब अपन देख लेते हैं जो राष्ट्रीय आंतरिक शिक्षा प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र है, मतलब इसको हमने एडिशनली इसमें शामिल किया है, तो क्यों किया है उसके बारे में अपन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो यह डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत IIT बॉम्बे, क्योंकि ये IIT बॉम्बे है ना, इसमें इन्वॉल्व था। जब उसमें IIT बॉम्बे इन्वॉल्व था तो मैंने सोचा ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो फिर मैंने उसको उसके अंदर डाल लिया। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय दूसरा कौन सा? एक तो IIT जो है बॉम्बे है, और दूसरा कौन सा है आपका? इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय। इसकी संयुक्त पहल है क्या? राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है उसको अपन देख लेते हैं एक बार। तो इसका जो उद्देश्य है वो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण के व्यापक क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा बलों के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करना। ठीक है, किसके लिए? आंतरिक सुरक्षा बलों के लिए। देखो दोस्तों, आपकी सुरक्षा जो है वो तभी, मतलब आप उसको कंप्लीट मान सकते हो जब आप उसको इंडिजिनसली डेवलप करो। नहीं तो आपकी सुरक्षा, आपको लगेगा कि हम बहुत सुरक्षित हैं, लेकिन आपका डाटा, आपकी इंफॉर्मेशन दूसरे के यहाँ पहुँचेगी ही पहुँचेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक, अब अपन चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा और आगे। अब हम देख लेते हैं कोप इंडिया 2023 जो एक्सरसाइज है उसके बारे में। वैसे तो इस एक्सरसाइज के बारे में दोस्तों मैं फिर से कहूँगा, एक बार मैं चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन जो हमारे नए भैया बहन हैं उनका तो आप आज क्या है ये उस चीज़ को जान जाएंगे, और जो पुराने हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। तो कोप इंडिया 2023 क्या है? यह भारत और US की एयरफोर्स का क्या है? एक अभ्यास है, संयुक्त अभ्यास है। ठीक है, कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है ये? तो अर्जन सिंह है एक अपना एयरफोर्स बेस पानागढ़ के अंदर, कलाईगुंडा है ये पश्चिम बंगाल के अंदर है, और कलाईगुंडा पश्चिम बंगाल के अंदर है, मैं देखता हूँ आपको बताता हूँ। ठीक है, आगरा में क्या है आयोजित किया जाएगा, और कहाँ है? हाँ दोस्तों, ये कलाईकुंडा जो है पश्चिम बंगाल के अंदर ही है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों ना, जापान क्या है इसमें ऑब्जर्वर नेशन की तरह हिस्सा ले रहा है। ऑब्जर्वर नेशन की तरह मतलब ये है, वो चाहे तो अगली बार फिर से हिस्सा ले ना ले, वो बैठ के बस ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। उसने अपनी फोर्स उसके अंदर भेज तो दी है, लेकिन वो फिर भी कंप्लीट रूप से नहीं है उसके अंदर। उसका मन करेगा उतना हिस्सा लेगा, फिर नहीं लेगा, तुम कहो तो आगे अगले वाले एडिशन में हिस्सा ले ना ले। लेकिन ऐसा अक्सर होता है कि जो लोग ऑब्जर्वर होते हैं, जो देश ऑब्जर्वर होते हैं, वो पूर्णकालिक सदस्य जरूर बनते हैं आगे चल के। ठीक है, पहले उनको ऑब्जर्वर नेशन के रूप में रखा जाता है कि ऐसा ना हो भाई आ जाए कल भग जाए, हम इधर चेंजेस कर लें। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है मेरे प्यारे भाइयों बहनों? तो इसका उद्देश्य क्या है? दोनों वायु सेनाओं के बीच में आपसी समझ को बेहतर बनाना और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को साझा करना। हर एक युद्ध अभ्यास का यही मोटिव है। कहीं पर भी आपको युद्ध अभ्यास का मोटिव नहीं पता हो, ये 2 लाइनें लिख देना। दोनों देशों की सेनाओं के बीच में आपसी समझ को बेहतर बनाना और उनकी सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को साझा करना और समझना। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब अपन चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो हमने कल क्या किया है? विश्व होम्योपैथी दिवस को सेलिब्रेट किया है। ये 10 अप्रैल को कहाँ सेलिब्रेट किया है अपने? नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों इस अवसर पर क्या है, केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद जो है उसने आयुष मंत्रालय के अधीन इस सम्मेलन का आयोजन किया है। मतलब आयुष मंत्रालय है इसने कहा हाँ भैया आप आयोजन कर लो, फिर ये आपका होम्योपैथी जो है अनुसंधान परिषद है उसने क्या किया, फिर आयोजन कर लिया है। ठीक है, ये पापा ये बेटा, इन्होंने बेटा ने कार्यक्रम किया है। ठीक, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी दोस्तों होम्यो परिवार सर्वजन स्वास्थ्य एक स्वास्थ्य एक परिवार। ठीक है, क्या? होम्यो परिवार सर्वजन स्वास्थ्य एक स्वास्थ्य एक परिवार। ठीक, अब थीम है आप याद कर लेना। वैसे तो आपसे कोई ना पूछने वाला, लेकिन फिर से वही बताऊं, मार्केट में कंपटीशन है तो ये दिवस पढ़ाने पड़ते हैं, क्या करें। उद्देश्य क्या है? पूरे परिवार के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए साक्ष्य आधारित होम्योपैथी उपचार को बढ़ावा देना। मतलब आप जानते हो होम्योपैथी
को लोग कम ही भरोसा करते हैं होम्योपैथी के ऊपर, तो उसको क्या करना है, उनको क्या करके साक्ष्य आधारित होम्योपैथी उपचार को बढ़ावा देना है कि आप होम्योपैथी को लो, साइड इफेक्ट नहीं है, इसके छोटी मोटी बीमारियाँ जो होम्योपैथी से ठीक हो सकती हैं उनको कम से कम आप होम्योपैथी से ठीक करने की कोशिश करो, ठीक है। और क्या, होम्योपैथी जो चिकित्सक हैं उनकी क्षमता निर्माण करना दोस्तों। कुछ तो क्या बोलते हैं, एक तो कोड़ ऊपर से खाज, कुछ तो होम्योपैथी का नाम वैसे ही बहुत स्लोली इफेक्ट करती है वो, और दूसरा कुछ ऐसे डॉक्टर्स मौजूद हैं जो भैया डॉक्टर्स के नाम पर कलंक बोलें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है उसमें, वो कलंक सच में है, ठीक है। तो इस तरह क्या करना है, उन डॉक्टरों को क्या करना है, क्षमता का निर्माण करना है, होम्योपैथी को उपचार की पसंद के रूप में विकसित करना है। क्या करना है, होम्योपैथी को उपचार की पसंद के रूप में विकसित करना है। मतलब कि भैया सबसे पहले अगर किसी से पूछे क्या हुआ है, कि भैया हमें खांसी हो गई है, तो किससे दवा ले रहे हो, होम्योपैथी से। तो मतलब पहली जो निकले एजिथ्रोमाइसिन की जगह पे होम्योपैथी निकले, ठीक है। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा और आगे दोस्तों, अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ में। अपना अगला न्यूज आर्टिकल है वो है दोस्तों फाइन। अच्छा, फाइन का मतलब होता है अच्छा, लेकिन ये वो वाला फाइन नहीं है ना, ये वो वाला फाइन है जो फाइन लग जाता है नो एंट्री में घुसने पे। ये कौन सा फाइन है फिर, ये है आपका फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसके नाम को तोड़ेंगे उससे पहले देख लेते हैं कि चर्चा में क्यों है, ठीक है। चर्चा में इसीलिए है, चलो पहले नाम को ही तोड़ लेते हैं, इसीलिए फिर आपके समझ में चर्चा आ जाएगी अच्छे से, ठीक है। इसका नाम है फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन, मतलब जो आपने नवाचार किए हैं उनका त्यौहार। एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब जो आपने स्टार्टअप शुरू किए हैं, मतलब जहां आपने नवाचार किया है और कोई स्टार्टअप शुरू किया है, ये उस सब का क्या है, ये उस सब का क्या है, एक फेस्टिवल है, उस सब का त्योहार है ये, ओके। तो चर्चा में क्यों है, राष्ट्रपति ने NIF के 11वें द्विवार्षिक राष्ट्रीय ग्रास रूट नवाचार और पारंपरिक ज्ञान पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो अब आप बोलोगे सर अच्छा पुरस्कार है, किस किस को प्रदान किया है, तो दोस्तों भर भर के पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, कोई एक विशेष को नहीं प्रदान किया गया है। ना आपसे पूछेगा कि ये पुरस्कार जो है वो आपको किस किस को प्रदान किया गया है, इसके बारे में ना तो कोई चर्चा हुई है और ना ही होने वाली है, ठीक। और क्या किया गया है, फाइन 2023 का उद्घाटन किया है। तो हमारे एग्जाम के लिए जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तो है एक आपका NIF और दूसरा है आपका फाइन 2023, ठीक है। अब हम दोनों के बारे में ही एक बार समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं, ओके मेरे प्यारे भाई बहनों, चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो पहले हम देख लेते हैं NIF के बारे में, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, ठीक है। क्या है, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का स्वायत्त शासी निकाय। स्वायत्त शासी का निकाय का मतलब ये होता है कि एक बार इसके लिए लक्ष्य निर्धारित हो गए तो फिर ये अपनी मर्जी से काम करेगा उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभाग के अंतर्गत आता है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से विभाग के अंतर्गत आता है या इसका नोडल विभाग कौन सा है, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 2000 में। तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी के आने के बाद ही हम स्टार्टअप और नवाचार की बातें करने लग गए। हम 2000 में जब इसके लिए संस्था बनाई है तो इसका अर्थ ये है कि हम पहले भी इस चीज़ों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, ओके। कब की गई थी NIF की, नेशनल इनोवेशन का जो फाउंडेशन है उसकी स्थापना 2000 में, मार्च 2000 के अंदर। इसका उद्देश्य क्या था, ज़मीनी स्तर पर तकनीकी नवाचारों के लिए। ज़मीनी स्तर पर दोस्तों बहुत सारी नीतियाँ बनती हैं, बहुत सारी घोषणाएं होती हैं। जैसे अभी घोषणाओं का एक दौर लगा हुआ है राजस्थान के अंदर, तो विशेषकर लगा हुआ है। जब देखो इसकी ये घोषणा, ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, ये गा कभी हुआ है हुआ में परिवर्तित ही नहीं हुआ, ठीक है। तो जमीनी स्तर पर तकनीकी नवाचारों के लिए नीतियां बनाना, संस्थागत विस्तार करके रचनात्मक निर्माण करना और ज्ञान आधारित समाज की व्यवस्था करना। मतलब ज्ञान आधारित समाज को विकसित करना ही होगा आपको। आप कब तक फिजिकल भौतिक संसाधनों पर इतने सारे लोगों को आप रोजगार नहीं प्रदान कर सकते, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के बारे में। अब अपन देख लेते हैं फाइन के बारे में कि फाइन क्या है। फिर फाइन 2023 का उद्घाटन किया, इसका मतलब फाइन पहले भी थे, ठीक है। तो दोस्तों अब फाइन के बारे में अपन जान लेते हैं। तो यह राष्ट्रपति कार्यालय की पहल है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये टेक्नोलॉजी विभाग की पहल है, ये सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की पहल है, इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो ये किसकी पहल है, ये राष्ट्रपति कार्यालय की पहल है, ठीक है सर। अब राष्ट्रपति कार्यालय ने क्या किया, पहल तो कर दी, लेकिन इसका आयोजन खुद राष्ट्रपति जाके थोड़ी करेंगे, राष्ट्रपति जी का कार्यालय थोड़ी करेगा। तो इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो फाइन का आयोजन जो है वो किया जाता है आपके नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से। मतलब ये दो विभाग हैं जो है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन
और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है, इन दोनों के सहयोग से किया जाता है। ठीक, वैसे तो चीज़ एक ही है, लेकिन दो नाम है तो ठीक है, अपन कर लेते हैं। आपसे पूछ लिया अभी नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा किया जाता है या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाता है या संयुक्त रूप से किया जाता है, तो आप संयुक्त रूप ही लगाना, भले ही इसके अंडर में आता है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य वही, भाई अपन तब से क्या बात कर रहे हैं कि जो इनोवेशन होने चाहिए, जो स्टार्टअप शुरू होने चाहिए, तो ये सिर्फ कागज़ों के अंदर दिखाई नहीं देने चाहिए कि हमने 3000 स्टार्टअप का निर्माण करवा दिया, हमने 30 लाख स्टार्टअप बनवा दिए। वो स्टार्टअप लोगों को दिखने चाहिए, लोगों को बिना डॉक्यूमेंट के पता लगना चाहिए कि हाँ भाई ये नवाचार है, ये स्टार्टअप है, ये यहाँ पर हुआ है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहन, उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो जमीनी स्तर पर नवाचारों को पहचानना, उनका सम्मान करना, उन्हें पुरस्कृत करना और सहायक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना। किसको? सहायक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना। ओके मेरे प्यारे भाइयों बहन, नवोन्मेष को, नवोन्मेष का मतलब होता है नए नए अन्वेषण होते हैं, नए नए आविष्कार जो होते हैं उनको नवोन्मेष बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या करना है, हितधारकों के साथ, मतलब जिन लोगों ने नए नए आविष्कार किए हैं उन लोगों को हितधारकों के साथ, हितधारक का मतलब होता है इंडस्ट्रियलिस्ट, पहले से जो हित, मतलब जो ऐसे लोग बैठे हैं जो उनका हित साबित कर सकते हैं उनको बोलते हैं हितधारक। ठीक है, उनके साथ में संबंध बनाने के लिए एक मंच प्रदान करता है, एक साझा मंच प्रदान करता है। यह कृषि, ग्रामीण विकास, स्वच्छता, स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास, जैव प्रौद्योगिकी और नवाचार, चिकित्सा नवाचार के लिए जमीनी स्तर पर नवाचारों, छात्र विचारों, अन्य तकनीकियों के माध्यम से सामाजिक विकास का कार्य करता है। वही बोल बच्चन वाली बातें, कुछ नहीं है इनके अंदर, बोलते रहो। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं। कोई टेक्निकल बात नहीं है, सारी सिंपल सिंपल सी बातें, अगर आपको पता लगे, आप एक कॉमन सेंस रखते हैं तो आप सारी सारी लिख देंगे, बिना पढ़े लिख देंगे। लेकिन बस आप ये टेक्निकल बातें याद रखना कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से बनाई जाती है। लेकिन आपको एक आइडिया भी होना चाहिए कि फाइन जो है वो किस क्षेत्र में काम करता है। आपको आइडिया है नहीं, आप फाइन लगा रहे हो, पुलिस वालों ने चालान काट दिया, वो फाइन लगाता, कॉलेज में मैंने कुर्सी तोड़ दी थी उसका फाइन लगाता, स्कूल के अंदर छोरे को थप्पड़ मार दिया था उसका फाइन लगाता। अब वो सारे फाइन नहीं है, ये दूसरा फाइन है, ये अच्छा वाला फाइन है, वो सारे बुरे वाले फाइन थे। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो अब अपन बात कर लेते हैं आज के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसीलिए क्योंकि यूपीएससी हो या आरपीएससी हो या कोई भी पीसीएस हो, ये मेंस के अंदर प्रश्न आएगा आपका, और मेंस के अंदर कम से कम 10 से 15 नंबर का प्रश्न आएगा। ठीक है, सागरमाला नवाचार और स्टार्टअप नीति, इसका प्रारूप पेश किया गया है। अब उस प्रारूप को पेश करते ही हम उसके बारे में पूरा पढ़ लेते हैं, उसको आज ही खत्म करते हैं। ठीक है, और कोई इसके अंदर अगर कोई संशोधन होगा और कुछ होगा तो वो समय समय पर आपके सामने लेके आते रहेंगे। ठीक, तो इस नीति को जारी किसने किया है दोस्तों? इस नीति को दोस्तों जारी किया है, मतलब ये सागरमाला नवाचार, सागरमाला का मतलब है जो आपके पोर्ट हैं वो विकसित किए जा रहे हैं, सागर के साथ में एक माला बनाई जा रही है, उनकी रोड कनेक्टिविटी, उनको बुनियादी ढांचे से जोड़ा जा रहा है आपस में, वो सागरमाला प्रोजेक्ट है। ठीक है, स्टार्टअप नीति का मतलब होता है कि इस क्षेत्र में, सागर के क्षेत्र में, समुद्र के क्षेत्र में स्टार्टअप, नई नई पॉलिसीज, नए नए स्टार्टअप, नए नए नवाचार, उस तरह की बातें यहाँ पर हो रही हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब इसका उद्देश्य क्या है इस नीति का? जारीकर्ता को देख लो आप, पहले जारीकर्ता कौन है? पत्तन, पोत, परिवहन, जलमार्ग मंत्रालय। पत्तन एवं पोत का मतलब तो आप समझते ही हो। ठीक है, पत्तन एवं पोत का मतलब होगा आपका बंदरगाह। परिवहन का मतलब हो गया पानी के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, पानी का जहाज वगैरह, उस तरह की चीज़ें। और जलमार्ग, जलमार्ग का मतलब है आप वाटरवेज देख ही रहे हो, नदियों के अंदर भी वाटरवेज बनना है, सब जगह वाटरवेज बनना है। तो इस मंत्रालय के अधीन क्या है, इस नीति को जारी किया गया है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसका उद्देश्य है भारत के बढ़ते समुद्री क्षेत्र के भविष्य का सह निर्माण। भैया समुद्र के बिना तो संपन्नता ना तो तब कभी भी पॉसिबल नहीं थी, ना तो प्राचीन काल में या ना आज। ठीक है, स्टार्टअप और अन्य संस्थाओं का पोषण करना, सह निर्माण के लिए क्या करना है, स्टार्टअप और अन्य संस्थाओं का पोषण करना है। नवाचार और स्टार्टअप सुविधा हेतु मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना है। मतलब वही सारी बातें हैं घुमा फिरा के आपको, लेकिन क्या है, आपको कुछ चीज़ें, आपको जब तक आइडिया नहीं होगा, आप 1-2 बार पढ़ेंगे नहीं तब तक, क्योंकि बीच बीच में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बिना पढ़े आपसे आएंगी ही नहीं, चाहे आपका कॉमन सेंस कितना भी हाई है, और बिना उन चीज़ों के डाले आपको अच्छे नंबर मिलेंगे नहीं। ठीक, आगे क्या है, संचालन, रखरखाव और बुनियादी ढांचा। संचालन करना, रखरखाव करना और बुनियादी ढांचे का निर्माण करना जिसकी समय समय पर जरूरत है, इसके बुनियादी ढांचे का विकास करना। इन क्षेत्रों में क्या करना है, दक्षता को बढ़ावा देना है। कौशल हर जगह इंपॉर्टेंट है, बिना कुशलता के तो कोई चीज़ संभव ही नहीं है।
एक पुराने ज़माने में हमारे भारतीय बोलते थे, पूत कपूत तो क्योदन संचय और पूत सपूत तो क्योदन संचय। इसका मतलब यही है कि अगर पुत्र के पास कौशल है तो धन का संचय करने का कोई अर्थ ही नहीं है, वो खुद ही कमा लेगा। और कौशल नहीं है तो धन का संचय करने का कोई मतलब नहीं है, वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। ठीक है, इसीलिए कौशल विकास पर बढ़ावा देने का भारत सरकार का हमेशा जोर रहता है। ठीक, और क्या करना है, समस्याओं और चुनौतियों के समाधान के लिए क्या करना है, विभिन्न संस्थाओं को एक मंच पर लेके आना है, क्षेत्रों को एक साथ लेके आना है, कार्यक्रमों के मध्य सहयोग करना है। मतलब कार्यक्रमों का मतलब भारत सरकार द्वारा अलग अलग तरह की योजनाएं कार्यक्रम चला दिए जाते हैं, उन सबके बीच में समन्वय स्थापित करना है। ठीक, आगे देखते हैं नीति के अंतर्गत समाज क्षेत्र। इस नीति के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्रों को अपने अंदर समाहित किया गया है, किन किन क्षेत्रों के अंदर डेवलपमेंट किया जाएगा। तो पहला है आपका डीकार्बोनाइजेशन। डीकार्बोनाइजेशन, अब आप में से कई लोग बोलेंगे सर आप क्या करंट अफेयर पढ़ाते पढ़ाते केमिस्ट्री में पहुंच गए। दोस्तों ये केमिस्ट्री वाला डीकार्बोनाइजेशन नहीं है, ये आपका इकोनॉमी वाला डीकार्बोनाइजेशन है। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब ये होता है मेरे भाइयों बहनों कि जो हम समंदर के अंदर यात्रा करते हैं, पोर्ट के ऊपर जिन संसाधनों का यूज करते हैं उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब हम जब एनर्जी वहाँ पर ऐसी यूज करेंगे जो पोल्यूशन को बढ़ाएगी, जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म करेगी, हमारे ऊपर इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा भार बन जाएगी, तो वो कैसी रहेगी, हमारे लिए खतरनाक रहेगी सर। जब खतरनाक रहेगी तो इसका मतलब है कि आप डीकार्बोनाइजेशन कीजिए, मतलब ऐसी प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल कीजिए जिनसे पॉल्यूशन कम से कम हो और क्या दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता कम हो। सीधी सीधी बात एक शब्द में ये है कि पेट्रोल डीजल पे से निर्भरता को हटाकर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ निर्भरता को लेकर आना, और वो वाली रिन्यूएबल एनर्जी इंडिजिनियसली इंडिया के अंदर ही डेवलप होनी चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आगे देखो, डेटा के माध्यम से प्रक्रियाओं का अनुकूलन करना। डेटा के माध्यम से प्रक्रियाओं का अनुकूलन का मतलब यही होता है दोस्तों, वही आपका डेटा, सब चीज़ों का डेटा होना चाहिए, प्रक्रियाओं के मतलब सब में समान प्रक्रियाओं का पालन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक आया तो उसको आपने ज़्यादा बढ़ावा दे दिया, दूसरा आया तो भाई जाति प्रथा कई लोगों के अंदर होती है, भैया कि तू फलानी जाति का है, अब उसने मेरा तब नुकसान किया था, मैं तेरा अब नुकसान कर दूंगा। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। समुद्री शिक्षा का विकास किया जाना चाहिए, बहु मॉडल स्थापित किए जाने चाहिए, परिवहन स्थापित किया जाना चाहिए, विनिर्माण स्थापित किया जाना चाहिए, समुद्री साइबर सुरक्षा होनी चाहिए। समंदर के अंदर जितने भी चीज़ हैं आपकी साइबर के बिना चल ही नहीं सकती, आपको पता ही नहीं लगेगा किस दिशा में आप जा रहे हो। आप बोलोगे सर ऐसी बात थोड़ी होती है, वास्को डी गामा तो 1498 में ही आ गया था, तब कौन सा इंटरनेट साइबर रखा था। तो मेरे भाइयों बहनों तब हजारों की तादाद में नाविक निकले थे स्पेन और पुर्तगाल से, वो समंदर के अंदर खो गए, भटक गए। हम उनमें से सिर्फ दो का नाम जानते हैं, एक कोलंबस जो अमेरिका पहुंच गया और एक वास्को डी गामा जो इंडिया आ गया। बस हम किसी का नाम नहीं जानते। हजारों की तादाद में निकले थे, लाखों की तादाद में निकले थे। तो इतना अपने पास संसाधन भी नहीं है, खर्चा भी नहीं है और मैन पावर भी नहीं है जो अपनी जान दांव पर लगा के समंदर में उतर जाए। ठीक है, इसलिए समंदर की साइबर सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। पता लगा आपका नाव जो शिप जा रहा है वो हैक हो गया उसका सिस्टम, और जाना था उसको अमेरिका, पहुंच गया सोमालिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्मार्ट संचार और समुद्री इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब का क्या करना है, बढ़ावा देना है। इन सब क्षेत्रों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। अब नीति के प्रारूप के बारे में जान लेते हैं कि नीति का क्या प्रारूप तैयार किया गया है दोस्तों। तो पारदर्शिता को बनाए रखने हेतु स्टार्टअप का डिजिटल पोर्टल से आधारित चयन होगा। मतलब पारदर्शिता होगी, इससे क्या होगा, डिजिटल पोर्टल पर सारों के बारे में जानकारी होगी, सबके सामने ओपन खुली प्रक्रिया होगी, तो इससे पारदर्शिता का निर्माण होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। बाजार में प्रवेश एवं न्यूनतम व्यापारिक जो उत्पाद बनाने हेतु अनुदान दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, पहले तो आपका देखो पारदर्शिता रखेगी, दूसरा क्या करेंगे, आपको पैसे भी देंगे, अनुदान भी देंगे, आपके पास पैसा नहीं है तो। अब आगे देखते हैं, परीक्षण करेंगे, प्रायोग परियोजना है उसको सुविधाजनक बनाने का कार्य करेंगे, जगह स्थापित करेंगे, मतलब जगह आपको देंगे, उत्पादों और समाधानों को अपनाने के लिए बंदरगाहों पर लॉन्च पैड होगा। मतलब आपके जो उत्पाद है, आप जो लेकर आए हो, जो नवाचार हैं, उसके बारे में एक जगह होगी जहाँ पर आप बंदरगाह पर उन चीज़ों को प्राथमिक रूप से लागू किया जाएगा, उसको बोलते हैं लॉन्च पैड। प्राथमिक रूप से लागू करेंगे, जब वहाँ सफल होंगे तो उनको मेनली समंदर के अंदर मेन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहन, समुद्री क्षेत्र में स्टार्टअप के क्षेत्र में क्या देना है, पुरस्कार देना है। बिना पुरस्कार दिए तो भाई पारितोषिक तो देना पड़ेगा ना। क्रेता विक्रेता की बैठक का आयोजन करना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, पंजीकरण करना है, आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या करनी है, मदद करनी है, मार्गदर्शन देना है। वही फालतू की बातें हैं। विनिर्माण विनियम जो होते हैं आपके नियम होते हैं
उनको समर्थन देना है, ठीक है। आईपी पेटेंट फाइलिंग करनी है। पेटेंट फाइलिंग का मतलब है आपका यदि कोई उत्पाद ऐसा है जो मार्केट में उससे पहले कभी ऐसा कोई उत्पाद नहीं आया है, उस तरह का नवाचार कभी नहीं हुआ है, तो ये क्या करेगी, इस नीति के अनुसार ये संस्था जो है वो क्या करेगी, आपकी मदद करेगी। ये मंत्रालय आपका मदद करेगा, जो पोत-पत्तन मंत्रालय वो आपकी मदद करेगा क्या करने में, फाइलिंग करने में, कि आप पेटेंट करवा सकें किसी चीज़ का, ठीक है। कंपनी के अंदर पंजीकरण, अपनी कंपनी खोलो तो उसका पंजीकरण, वार्षिक फाइलिंग और क्लोजर। वार्षिक फाइलिंग और क्लोजर का मतलब दोस्तों होता है, जैसे अपना वित्त जो वर्ष है वो चलता है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो 31 मार्च को जो मार्च का अंतिम महीना होता है उसमें क्लोजर होता है, वार्षिक फाइलिंग होती है हर चीज़ की, जो आपके उद्योग हैं उनके, ठीक है। तो इसी के लिए क्या करेगा, इसी के रिगार्डिंग जो इसकी मदद करेगा, ठीक है। स्टार्टअप के लिए कानूनी और अकाउंटेंसी, वही सारा कानूनी मदद और वो सारा कुछ वही है, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि स्टार्टअप का जो प्रोत्साहन है समुद्री नवाचार केंद्र के माध्यम से किया जाएगा। भैया वैसा तो है नहीं आपने बोल दिया और कोई करने लग जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा भैया, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको, कि आप भी समुद्र के क्षेत्र में आइए। किसी को बॉलीवुड में जाना है, कोई टिकटॉक रील में फंसा पड़ा है, कोई इंस्टाग्राम रील में फंसा पड़ा है, वहाँ से उनको निकाल के लाना है। भैया यहाँ जीवन नहीं है, जीवन समंदर पर राज्य करो, सुल्तान मिर्जा बनो, ठीक है। क्या करेगा ये प्रोत्साहन कौन देगा, समुद्री नवाचार केंद्र देगा, कि भैया समंदर पर राज तो सुल्तान का है, ठीक है। कैसे करेगा, अब उस चीज़ को अपन देख लेते हैं। तो ये क्या करेगा, अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा, ठीक है। इनक्यूबेटर और एक्सीलेटर विकसित करेगा। इनक्यूबेटर का मतलब होता है वहाँ पर एक तरह का माहौल, एक्सीलेटर का मतलब होता है उस माहौल को विकसित करना, बढ़ावा देना, ठीक है। निवेश आकर्षण के द्वारा, निवेश जब विदेशी निवेश आएगा या बड़े बड़े लोगों का निवेश आएगा किसी चीज़ में, मनी जो होता है वो आकर्षण का प्रमुख केंद्र होता है। जहाँ पैसा होता है वो मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, मोटिवेशन की बार बार जरूरत सिर्फ पढ़ने में ही पड़ती है भाई को। पैसा कहीं दिख जाए बिना मोटिवेशन के बंदा पहुंच जाता है, ठीक है। प्रासंगिक जानकारी प्रदान करना, बिना ज्ञान के सब बेकार, ठीक है। उद्यम विकास करना है नवाचार केंद्रित कार्यक्रमों के माध्यम से। नवाचार केंद्रित कार्यक्रमों के माध्यम से क्या करना है, उद्यमी विकास करना है। और क्या करना है, मेंटरशिप, नॉलेज शेयरिंग, इसके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों का सहयोग, मतलब बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आपकी नॉलेज का क्या होगा, सम्मेलनों के माध्यम से शेयर की जाएगी, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं आज का अंतिम न्यूज आर्टिकल। दोस्तों वीडियो पहले से ही बहुत लंबा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं है। समय प्रसार परियोजना, इस परियोजना के बारे में आप रट्टा मार लेना, आपको प्रीलिम्स में मिलेगी ही मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है, क्योंकि है ही ऐसी। आपसे समय प्रसार परियोजना पूछ लेगा, आप कुछ का कुछ लगाते फिरोगे कि ये वाली परियोजना फलाने मंत्रालय की होगी, डी के मंत्रालय की होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यह राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला के सहयोग से इसरो की पहल है। किसकी पहल है, इसरो की। आप बोलोगे सर इसरो कब से योजनाएं लागू करने लग गया, अब करेगा। ज्ञान की दिमाग की बात होगी तो काम भारत के अंदर इसरो ही करेगा, कोई और थोड़ी करेगा। उद्देश्य, इसका उद्देश्य है समय सटीकता के संदर्भ में पश्चिमी देशों पर से भारत की निर्भरता को घटाना या कम करना। अभी समय का जो निर्धारण है इंटरनेशनल स्तर पर, वो कौन से कहाँ से होता है, वो होता है ग्रीनविच मीन लाइन से, मतलब जो ग्रीनविच रेखा है उससे होता है। तो हमारी समय की सटीकता के संबंध में निर्भरता किसके ऊपर है, पश्चिमी देशों के ऊपर। उस पश्चिमी देशों के ऊपर से जो निर्भरता है उसको कम करना और अपना एक सटीक समय निर्धारित करना, ठीक है। यह समझ क्या है, समय प्रसार परियोजना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब आपसे मिलते हैं नए वीडियो में, नए न्यूज़ एडिटोरियल्स के, नए न्यूज़ आर्टिकल्स के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।